सोल्यूशन को हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, कोई भी सोल्यूशन यानी विलयन, उसको हम उसके कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है क्षमता, और उसके अंदर सांद्रता कितनी है, इसके बिहार पे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं विलयन की सांद्रता के हिसाब से। एक हो जाता है डिल्यूट और दूसरा होगा कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक, यानी इसको बोलेंगे तनु विलयन और इसको बोलेंगे सांद्र विलयन। तनु और सांद्र क्या होंगे, डिल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब क्या होता है, डिल्यूट मतलब होगा, हमने कल बताया था विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, बताया था कि नहीं, है ना। तो विलेय होता है यानी सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्वेंट होता है जिसकी मात्रा ज्यादा बोल लो, ठीक, या फिर जो लिक्विड होता हो। ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विलेय बोलते हैं। विलायक क्या होता है, जो इसमें मिला होता है वो विलायक होता है, यानी कि सॉल्वेंट, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, सोल्यूट। ठीक, जो इसमें मिला हो। ठीक, तो डिल्यूट में क्या होगा, जो सॉल्वेंट है उसकी मात्रा ज्यादा होगी। ठीक, सोल्यूट की मात्रा क्या, सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और सोल्यूट की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो उसे बोलेंगे तनु विलयन, यानी इस प्रकार का जब कोई विलयन हो जिसमें उसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है और सोल्यूट की मात्रा कम है, तो उसे हम तनु विलयन बोलेंगे, यानी सांद्र डिल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे। सांद्र में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, सॉल्वेंट इसमें ज्यादा होगा और कम होगा। ठीक, और जो सोल्यूट है वो एज कंपेरिजन इसके ज्यादा होगा, समझे कि नहीं। तो ये चीज जो होती है उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बोलेंगे, समझे कि नहीं। जब भी कोई रिएक्शन करोगे तो उसमें दो शब्द आएगा, एक लिखा होगा डिल, डिल मतलब होता है डिल्यूटेड, कॉन्सेंट्रेटेड को लिखेंगे CON कॉन्सेंट्रेटेड, समझे कि नहीं। तो डिल का मतलब क्या होगा कि उसमें जो है ना वो बहुत कमजोर है, उसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है, समझे कि नहीं। और जब कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे इसका मतलब पानी की मात्रा कम है, वो ज्यादा खतरनाक होगा, समझे कि नहीं। जैसे एक केमिकल है H2SO4, फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर हमने इसके आगे लिख दिया डिल, डिल मतलब क्या हो गया, डिल्यूटेड, यानी इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, या बोल सकते हो सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, और जो सोल्यूट है इसमें उसकी मात्रा कम है। लेकिन हमने इसकी जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोल दिया, यानी कि इसमें क्या है, सॉल्वेंट की मात्रा कम है और जो सोल्यूट है उसकी मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा खतरनाक होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। समझे कि नहीं, जो डिल है वो थोड़ा कम काम करेगा, समझे कि नहीं। जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो ज्यादा जल्दी काम करेगा और जो डिल है वो कम काम करेगा। समझ में आई कि नहीं बात, ये कॉन्सेंट्रेटेड डिल क्या होता है, नोट करो इसको फिर आगे करता है। डिल्यूट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है बता दिया। डिल्यूट क्या होगा, जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है और सोल्यूट क्या है, कम है, समझे कि नहीं। और उसका अपोजिट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड, समझे कि नहीं। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ये क्या होता है समझते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, समझे कि नहीं। तो देखो ये क्या होगा, ठीक, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको हम जो है तीन तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक, फॉर्मूले हैं बेसिकली, इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखना है। ठीक, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल होंगे तुम्हारे क्लास के, ठीक, सवाल होंगे जो केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला इसका है कि मास एंड सोल्यूशन के जो परसेंटेज होगा उसका फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है, मास परसेंटेज, परसेंटेज को मैं इससे बना देते हैं, ठीक, ऑफ मास परसेंटेज ऑफ विलियन यानी कि सोल्यूशन। ठीक, यानी अगर हमें किसी भी सोल्यूशन का मास निकालना है, मास मतलब समझते हो उसके अंदर कितना जो है वजन है, इसको बोल सकते हो, है ना, ये उसका मास होगा। तो अगर हमें ये निकालना है, ठीक, किसी भी विलेन का मास निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय मतलब कि सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अपॉन उसके बटे में होगा जो विलेन का द्रव्यमान है, यानी जो विलेन का द्रव्यमान मतलब कि सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, विलेन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ
सोल्यूशन, ठीक। उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो परसेंटेज आएगा, ठीक। तो ये अगर हमें किसी भी और विलेन का द्रव्यमान दिया, नहीं विलेन का टोटल वेट कितना है, ये सब लोग निकालना सीखेंगे अभी। क्या हुआ है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या है, विलेन का द्रव्यमान और विलेय में पदार्थ की मात्रा, यानी जो उसमें विलेय है, उस सोल्यूशन में विलेय है, सॉल्वेंट है, उसकी कितनी मात्रा है, उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो है पता चल जाएगा कि उसका मास ऑफ परसेंटेज कितना है सोल्यूशन का। समझ में? कहाँ पर? द्रव्यमान मास होगा फिर यहाँ पर, ऐसे बात एक होते, ठीक है, ठीक है। तो ये अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में न्यूमेरिकल करते हैं, पहले ये कर ले। तो ये तो आगे होमवर्क करो, बटन आगे क्लिक करो, सब मिल जाएंगे, पूछो ना कुछ, ठीक। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो उसके बाद है इसके वॉल्यूम परसेंटेज, बोलो यार, हाँ भैया, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम मतलब क्या हो गया कि उसका कितना आयतन है, वो कितना जगह घेरेगा वो सॉल्यूशन में, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला भी ये होगा, पहले तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन हो जाएगा उस विलेन का मास, ठीक, मास ऑफ सॉल्यूशन, समझे कि नहीं? उस सॉल्यूशन का मास कितना है वो मल्टीप्लाई 100, ठीक। तो ये निकल आएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। उसके बाद अगर हमें विलेन के आयतन का प्रतिशत निकालना है, ठीक, विलेन के आयतन का प्रतिशत, ठीक, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, ये निकालना है। जैसे ये चीज हमको यहाँ पे मास बोला है ना, लेकिन उसमें हम वॉल्यूम निकालना है, ठीक, यानी आयतन, ठीक। यहाँ पे हम परसेंटेज निकाल रहे थे, वहां पे सिर्फ वॉल्यूम निकालेंगे कितना होगा उसके अंदर, ठीक। तो उसका फॉर्मूला होता है जो विलेय का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक। तो ये 3 फॉर्मूला है जिनसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, समझे कि नहीं? अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिकल है जो कि एनसीईआरटी ने दिया, ठीक। न्यूमेरिकल में बोला गया है सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसमें 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय, विलेन की सांद्रता का परिकलन कीजिए, ठीक। तो हमें क्या दिया है, जो उसमें 2 चीजें दी हैं, ठीक। एक विलायक दिया है जो कि 320 ग्राम है, ठीक, और उसमें साधारण नमक घुला हुआ है 40 ग्राम, ठीक। कहा है भैया? तो कहा भैया, अब पीलिन तो कहा वहां, तो बैठो तो पाए के। तो देखो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, विलेन का द्रव्यमान। तो पहले 2 चीजें हमको दी है क्वेश्चन में, क्या दिया है, एक तो 320 ग्राम विलायक दिया है और उसके बाद 40 ग्राम विलेय दिया है, ठीक। तो लिख लो विलायक यानी कि सोल्यूट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। ये तुमको दिया है 320 ग्राम, समझे कि नहीं? और उसके बाद सॉल्वेंट बोला है, ये क्वेश्चन में बोला है, हम अपने मन से नहीं मानना है, ठीक। सॉल्वेंट यानी विलेय दिया है 40 ग्राम, समझे कि नहीं? तो टोटल देखो, ये विलेय है, ये विलायक है, ये विलेय है, तो टोटल मिलके विलेयन बन जाएगा, यानी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 320 प्लस 40, तो टोटल हो गया 360 ग्राम, समझे कि नहीं? ये क्या तुमको मिल गया, ये विलेयन का द्रव्यमान, ये विलायक का द्रव्यमान था, ये विलेय का द्रव्यमान था, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का था, और इसको हमने जोड़ दिया तो टोटल आ गया सोल्यूशन, समझे कि नहीं? तो ये सोल्यूशन का द्रव्यमान है 360 ग्राम। निकालना क्या है, विलेयन की सांद्रता, यानी विलेयन का यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, कितने प्रतिशत विलेयन का द्रव्यमान है, ठीक।
तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो देखो इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा। ठीक, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे विलेय पदार्थ की मात्रा का द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान कितना है विलेय का, देखो ये है ना सॉल्वेंट, इसका कितना है 40 है, तो 40 बटे टोटल कितना है ये 360, और गुणे कितना हो जाएगा 100, काट दो आंसर आ जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 1 8, इसको इससे गुणा कर लो 20 पंचे 200, और ये 18, 18 से भाग करो, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 2 बचा 0, 18 एकम 18, 11.1% प्रतिशत है ना, ये तुम्हारा हो गया। समझे कि नहीं बात को, तो इस तरीके से ये करना था। ठीक, ये तीनों फॉर्मूले हैं, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जो हमने बता दिया यही वाला। ठीक, ये सवाल इससे आ सकता है बस, और कोई इसमें चांस नहीं। समझे कि नहीं। देखो उसके बाद अगला जो टॉपिक है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा, सोल्यूशन पढ़ा था। ठीक, सोल्यूशन अगर नंबर 1 हेडिंग है तो ये नंबर 2 हेडिंग, समझे कि नहीं। उसके बीच में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब सोल्यूशन के बारे में था। अब जो आगे पढ़ रहे हैं वो सस्पेंशन है, यानी निलंबन। आवाज ना करो। तो निलंबन क्या होता है, यानी सस्पेंशन। ठीक, तो भाई आवाज मत करो, बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं पड़ रहा है तुम लोग का। हाँ, तो देखो ये जो सस्पेंशन होता है, इसके जो पार्टिकल हैं, ठीक है, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक, ये पार्टिकल क्या होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, बल्कि ये क्या करते हैं कि ये हमको दिखते रहते हैं ऊपर से। ठीक, इनको हम ऊपर जो है सरफेस पे इनको हम देख सकते हैं। ठीक, ये तुमको दिखेंगे। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कल हम लोगों ने एक पढ़ा था एग्जांपल, ठीक, कि वाटर में ऑयल मिला दो। ठीक, तो वाटर में ऑयल मिला दोगे तो ऑयल तुमको दिखेगा ऊपर सरफेस के ऊपर, तो वो किसका एग्जांपल है, वो सस्पेंशन का एग्जांपल, यानी निलंबन का एग्जांपल। समझे कि नहीं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मान लो हम पानी में रेत मिला देते हैं, ठीक, तो भी वो किसका एग्जांपल है, इसी का एग्जांपल, क्योंकि रेत तुमको दिखेगी साफ साफ, है ना, आंखों से इसको हम देख सकते हैं, तो ये सस्पेंशन है। समझ में आएगी नहीं बात, सस्पेंशन क्या होता है। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सस्पेंशन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है। ठीक, स्पेलिंग देख लेना एक बार। ठीक, हेटेरोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, उसके बाद इसको हम आंखों द्वारा देख सकते हैं। ठीक, आंखों से इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर के जो पार्टिकल हैं उनको हम देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि काफी बड़े कण होते हैं, छोटे कण नहीं होंगे इनमें, काफी ज्यादा बड़े कण होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ इसके जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक, ये जो पार्टिकल हैं वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। ठीक, हाँ, इनकी तमीज तो है नहीं, इनका मार की जरूरत है, और हम सही बता रहे हैं, मार देंगे तो फिर दोबारा आओगे नहीं यहाँ पे। तो ये जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होंगे, ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इसलिए जब लाइट जो है इससे टकराती तो लाइट का पाथ दिखने लगता है। ठीक, लाइट का जो रास्ता होगा वो दिखेगा तुमको। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो कोई बर्तन है, इसके अंदर हमने इस तरीके से घोल दिया सस्पेंशन, यानी ऐसे चीजें घोली जो दिख रही है साफ साफ, तो होगा क्या कि तुमको अगर लाइट ऐसे पड़ रही है तो ये दिखेगा तुमको, लाइट यहाँ पड़ रही है। ठीक, उस पार नहीं जा पाएगा, लाइट इसी में ट्रैप होकर रह जाएगा। ठीक है, लेकिन तुमको दिखेगा। ठीक, तो ये बात याद रखनी कि सस्पेंशन का ये प्रॉपर्टी। ठीक, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इसको हम शांत छोड़ देंगे, ठीक, तो ये सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक, अगर इनको हम क्या करें, ऐसे ही छोड़ देते हैं, कल हमने उसमें एक पॉइंट लिखा था लास्ट में, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में लास्ट पॉइंट क्या था उसमें, लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी, स्टेबल, है ना। तो स्टेबल ये नहीं होते हैं, है ना, स्टेबल नहीं होंगे।
क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब हम इनको जो है इसे नॉर्मली छोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाते हैं, समझे कि नहीं? जमीन की तली पे तुमको दिखने लगेंगे, ठीक, जमीन पर बैठ जाता है। एग्जाम्पल यही वाला याद रखना है ना, मिट्टी और इसका। उसके बाद और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इसको जो है हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड से अलग भी कर सकते हैं, ठीक, तो वो इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, समझे कि नहीं? गंदा पानी है तो उसको हम साफ कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से, है ना, फिल्टर पेपर वाला से। ये हो गया सस्पेंशन, नोट कर लो। अगला है कोलाइडियल। कोलाइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अब कोलाइडियल सोल्यूशन क्या होगा, देखो अब तक हमने दो पढ़े हैं, ठीक। एक हमने सोल्यूशन पढ़ा, सोल्यूशन में क्या होता है कि उसमें जो पार्टिकल्स होंगे बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे, ठीक है। और सस्पेंशन में देखा कि उसमें थोड़े बड़े होंगे, ठीक है, ये सब हमने देखा, ठीक है। लेकिन इसमें जो होगा, ठीक, इसमें इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो सस्पेंशन के कंपेरिजन में, सस्पेंशन के अगर हम कंपेयर करें, ठीक, यानी सस्पेंशन इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक, तो इसके जो पार्टिकल होंगे, ठीक, वो थोड़े बड़े होंगे, समझे कि नहीं? किससे बड़े नहीं, सॉरी, छोटे होंगे थोड़ा। किससे छोटे होंगे? कोलाइडियल वाले से, तो सॉरी सस्पेंशन से छोटे होंगे, समझे कि नहीं? निलंबर के अगर मान लो इतने बड़े हैं तो ये इतने बड़े होंगे, समझे कि नहीं? छोटे होंगे उससे, समझ में आई कि नहीं बात, है ना? अंतर क्या है सिर्फ कि सस्पेंशन से थोड़ा छोटे हैं, उसके थोड़े बड़े कण होते हैं, इसके थोड़ा छोटे कण होंगे, यही इसका डिफरेंस हो जाता है, समझे कि नहीं? इसलिए इसको हम होमोजेनस बोलेंगे, ठीक, होमोजेनस मिक्सचर होगा ये, समझे कि नहीं बात को? ठीक, ये उस टाइप में आ जाएगा, यानी समांगी मिश्रण में आ जाएगा, ठीक, याद रखना इस बात को, ठीक। बेसिकली डेफिनेशन यही होती है, ठीक। तो ये इसमें लिखा है कि ये समांगी जिसे प्रतीत होंगे, प्रतीत मतलब होता है लगेगा, है ना? प्रतीत को क्या बोलेंगे? इमेजिन से बोल सकते हो, ठीक, काल्पनिक इमेजिन। ऐसे मान लो कि मतलब ऐसा होगा, होमोजेनस होंगे, मतलब होमोजेनस होंगे लेकिन ये है हेट्रोजेनस। एग्जाम्पल अभी हम बताते हैं, ठीक है। हेट्रोजेनस होंगे, नहीं विसमांगी होंगे, ठीक, यानी ये है नहीं, ये है, लेकिन दिखता दोनों तरीके से, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल क्या था, हेट्रोजेनस का एग्जाम्पल क्या था, मतलब हेट्रोजेनस क्या होंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता था, बताओ, याद है? हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होगा, इसमें नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, बताओ, पोजीशन, कंपोजिशन, है ना, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, यानी कंपोजिशन इसका क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। इसका एग्जांपल जैसे एक यहाँ पे जो हमको लेना, वो लेना वाटर और मिल्क, वाटर और मिल्क, यानी दूध में अगर हम पानी मिला देते हैं, ठीक, तो वो किसका एग्जांपल है, हेट्रोजेनस का, क्योंकि कंपोजिशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, समझे कि नहीं? तो ये इसका भी एग्जांपल हो जाएगा कोलाइडियल सॉल्यूशन का, समझे कि नहीं? तो ये चीज याद रखना है, ठीक है, समझ गए कि नहीं? क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ना इसका पार्टिकल, तो तुमको दूध तो उसमें दिखेगा ही दिखेगा ना, लेकिन अगर पानी की मात्रा हम ज्यादा कर दे फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो हमको दूध के कण छोटे दिखेंगे या कम दिखेंगे, समझे कि नहीं? ऐसा नहीं होगा कि हमको बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं लेकिन हमको दूध उसमें दिखेगा, लेकिन कंपोजिशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए उसको हम क्या बोल देंगे, हेट्रोजेनस बोल देंगे, ठीक। अब इसके भी क्या है, इसके भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन, ठीक। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ठीक, कि इसके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक, स्मॉल पार्टिकल, लेकिन ये सोल्यूशन जितने छोटे नहीं होंगे, स्मॉल पार्टिकल होंगे, ठीक, लेकिन सोल्यूशन जितने नहीं होंगे, जितना सोल्यूशन के पार्टिकल स्मॉल होते थे उतने ये नहीं है, ठीक है। इनको हम आंखों द्वारा नहीं देख सकते, ठीक, आंख से नहीं दिखेंगे, ठीक, आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये जो आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो ये लाइट है, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर मतलब कि फैला देते हैं, ठीक, और इसी में निकल के आता है एक इफेक्ट जिसको बोलेंगे टिंडल इफेक्ट, ठीक। टिंडल इफेक्ट क्लास 12th में है, ठीक। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, ठीक, ये हम सब लोगों ने देखा है, ठीक। तो टिंडल इफेक्ट हम लोग अलग से देख लेते हैं इधर थोड़ा, ठीक, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, ठीक। टिंडल इफेक्ट, सही, टिंडल इफेक्ट, ठीक, इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे,
टिंडल प्रभाव। ठीक, टिंडल एक साइंटिस्ट का नेम है तो याद रहेगा, है ना, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, इसमें होता क्या है कि जो मान लो ये कोई एक बर्तन है और इसमें हमने क्या घोल रखा है, कोलाइडियल सॉल्यूशन इसमें हमने घोल रखा है। ठीक, ये कोलाइडियल सॉल्यूशन है। ठीक, फिर इसमें हम ऐसे एक लाइट ऐसे यहाँ पे मारते हैं इसके ऊपर। ठीक, जिसके ऊपर लाइट हम ऐसे मारते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि ये जो लाइट है वो इसके अंदर जाएगी और इसके अंदर पूरा ऐसे ये जलने लगेगा, यानी इसके अंदर पूरी लाइट ऐसे दिखेगी, समझेगी नहीं, और उसके बाद ये लाइट बाहर भी निकल जाएगी, समझेगी नहीं, है ना। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो पार्टिकल है वो छोटे, लाइट को जो स्कैटर कर ही देते हैं लेकिन साथ में पार भी निकल जाते हैं, समझेगी नहीं, इतने छोटे पार्टिकल उसमें ट्रैप नहीं हो जाते हैं। सस्पेंशन में वही ट्रैप हो जाएंगे, इसी में तुमको दिखेगा उस पार लाइट नहीं जाएगी क्योंकि पार्टिकल बड़े होते हैं, इसमें पार्टिकल छोटे हैं तो टकराएंगे और इसको लाइट करेंगे और आगे निकल जाएंगे, समझे कि नहीं। ये हो जाता है टिंडल इफेक्ट, समझे कि नहीं। तो याद रखना है टिंडल इफेक्ट क्या है कि जो इसका एक एग्जाम्पल और दिए हैं। ठीक, एग्जाम्पल मतलब इसको इस तरीके समझो कि जब किसी भी सोल्यूशन के पार्टिकल, ठीक, केमिस्ट्री के हिसाब से बता रहे हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। जब किसी सोल्यूशन के पार्टिकल इस कोलाइडियल सोल्यूशन होता, ठीक, कोलाइडियल सोल्यूशन है, ठीक, तो उससे लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। ठीक, स्कैटर हो जाएगी जिससे हमें उस लाइट का पाथ दिखेगा। ठीक, उस लाइट का हमें पाथ दिखेगा और उसी चीज को हम टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। तो टिंडल इफेक्ट में ये एक हमने बताया क्या होता है, इसका एग्जांपल एक देख लो। ठीक, एग्जांपल देखो, जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक, डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल, ठीक, तो घने जंगल में जो लाइट होती है, मान लो डेंस फॉरेस्ट होते हैं घने जंगल, ठीक, तो घने जंगल में क्या होता है कि जैसे मान लो ये जंगल है, इसमें पेड़ हैं बहुत सारे, ठीक, ठीक, ऐसे बहुत सारे पेड़, तो इसमें जगह नहीं होती लाइट के आने के लिए, ठीक, बहुत कम जगह होती। तो जब जगह नहीं होती तो नीचे जो है, जो नॉर्मली भाप वाष्प के कण, है ना, वाष्प यानी वेपर के कण, पानी के कण, ये सब इसी जंगल में होते हैं नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो भाई, है ना, कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। ठीक, और ये पार्टिकल कैसे होंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक, तो जब सूरज निकलता है तो ये सूरज की रोशनी इससे जब आती है तो वो पार्टिकल से टकराती है, और जो पार्टिकल से टकराती है तो वो पाथ हमको दिखता है कि लाइट आ रही जंगल के अंदर, समझे कि नहीं, तो वो रास्ता हमको दिखता है, तो उसी चीज को हम टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं। समझ में कि नहीं बात, जब वो रास्ता दिखने लगेगा, सेम चीज घर पे होती, खिड़की में देखो जब सुबह होती तो दिखता भी नहीं हमको कि लाइट आ रही है ना, तो वो सब किसका एग्जाम्पल है, वो टिंडल इफेक्ट है, ये बात याद रखना है। टिंडल वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था, समझ आई कि नहीं बात। तो ये होता है कोलाइडल विलयन की प्रॉपर्टीज, समझ में आई बात। जो सस्पेंशन की प्रॉपर्टी लिखी है वो सब इसमें लिख सकते हो। ठीक, तो ये तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म हुआ। इसके बाद लास्ट के 2-3 हेडिंग बची, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिजिकल चेंज क्या होगा और केमिकल चेंज क्या होगा। ठीक, क्लास 10 का जब पहला चैप्टर शुरू करेंगे तो सबसे पहली हेडिंग यही होगी। ठीक, तो वहां हम नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पे बता दे रहे हैं इसलिए वहां पे छोड़ देंगे चीजें। ठीक, तो पहला होगा मतलब चेंज किन किन टाइप का होता है, यानी अगर कुछ चेंजेस जो हैं वो 2 टाइप के होंगे यहाँ पे। ठीक, केमिस्ट्री में एक होगा किसी भी चीज का फिजिकल चेंज, आए तो तेज और तो फिजिकल चेंज, और है उसके बाद केमिकल चेंज। ठीक, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यानी फिजिकल चेंज क्या होगा। ठीक, तो जब किसी भी पदार्थ के या किसी भी वस्तु के, ठीक है, ठंडा नहीं रहेगा है ये नहीं मतलब, ठीक है, तुम लोग जाओ घर का। किसी भी सब्सटेंस के अगर जो है हम लोग जो है फिजिकल, ठीक है, किसी भी फिजिकल
प्रॉपर्टी में अगर चेंज होता है, ठीक, तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। ठीक, किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, जैसे उसका कलर हो गया, ठीक, उसका जो है वो कौन सा स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसका डेंसिटी कितना है, ठीक, डेंसिटी बताया था क्या होता है, ठीक, डेंसिटी कितना है, ठीक है, उसके साथ साथ जो है उसके अंदर कितना मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, ये सब क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, समझे कि नहीं। अगर इसमें हम चेंज करते हैं, किसमें, उसके कलर में चेंज कर दिया, ठोस था द्रव में बना दिया, द्रव था गैस में बना दिया, ठीक, डेंसिटी में चेंज कर दिया, है ना, पहले ज्यादा था फिर कम कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में चेंज कर दिया, है ना, यानी मान लो पहले जो पानी है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, हमने नमक मिला दिया, कितना हो गया मान लो 120 डिग्री सेल्सियस, तो इसका चेंज कर दिया कि नहीं बॉइलिंग पॉइंट, तो ये कौन सा चेंज कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा, समझे कि नहीं। तो किन चीजों में परिवर्तन कर रहे हैं, भौतिक परिवर्तन में हम क्या कर रहे हैं, भौतिक गुणों पे परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक, जो उनके भौतिक गुण है यानी फिजिकल फीचर, फिजिकल फीचर क्या, रंग, अवस्था, घनत्व और क्वथनांक और गलनांक, ये सब चीजें समझ में कि नहीं क्या होता है फिजिकल चेंज है, तो ये फिजिकल चेंज होगा। एग्जाम्पल अब इसके धारण लिख डालो खुद का, इतना नहीं लिख सकते, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं, ठीक, जैसे बर्फ से आइस टू वाटर, है ना, बर्फ से पानी बना देना, क्या चेंज हुआ, उसका स्टेट चेंज हुआ, है ना, पहले किस में था, सॉलिड में, फिर किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, है ना, तो याद रखना है। और क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है फिजिकल चेंज का, जैसे कि मान लो हम कोल्ड ड्रिंक इसका एग्जाम्पल है ना, कोल्ड ड्रिंक भी किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। केमिकल रिएक्शन भी होती होगी लेकिन फिजिकल चेंज भी उसमें, क्यों, उसमें क्या किया जाता है, उसका कलर चेंज कर दिया जाता है, समझे कि नहीं, फूड, उसमें फूड कलर मिलाए जाते हैं, उसका कलर चेंज कर दिया जाता है, समझे कि नहीं, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, समझ में कि नहीं बात, तो ये सब, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, समझे कि नहीं, इसमें तमाम एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं, जो भी तुमको दिखे कि उसमें क्या है, इन चीजों में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब चीजों में चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, समझ में आएगी नहीं बात। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 9th में आएगा, 10th में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जब हम लोग कक्षा 10 को शुरुआत करेंगे तो यहाँ से शुरू होता है कक्षा 10, केमिकल चेंज, समझे कि नहीं, रासायनिक परिवर्तन से फिर रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण, ऐसे सब पढ़ते चलेंगे वहां पे, ठीक है। तो हमने क्या बताया फिजिकल चेंज में, ठीक है, कि अगर कोई सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कलर, स्टेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, etc, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज, है ना, एग्जांपल आइस टू वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा, ठीक। उसके बाद हो गया रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक, केमिकल चेंज, ठीक। तो केमिकल चेंज क्या होगा, ठीक, तो केमिकल चेंज होता है जिसमें क्या हो, केमिकल चेंज में कोई नया पदार्थ बनेगा, ठीक, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक, एंड इसकी जो प्रॉपर्टी है यानी इसके जो गुण होंगे वो जिससे मिलकर बना हुआ है उससे अलग होंगे, ठीक, डिफरेंट लिख लो, इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, किससे डिफरेंट होंगी, जिससे मिलकर बना हुआ है, ठीक। एग्जाम्पल इसका समझो, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। हमने क्या बताया, न्यू सब्सटेंस बनना चाहिए और साथ में क्या हो, प्रॉपर्टी क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे, समझ में आएगी नहीं बात। जैसे एग्जाम्पल इसमें ले लो, Na क्या है, एक मेटल है, और Cl क्या है, क्लोरीन यानी एक गैस है, ठीक, ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, एक नमक, है ना। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है ना, सोडियम वाटर से बहुत ज्यादा रिएक्ट कर लेता है, जैसे डालोगे तो ब्लास्ट कर जाएगा, सोडियम बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, समझे कि नहीं, जो रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3 में, 3 या 2 में, तो वहां पे समझेंगे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत रिएक्ट कर लेता है वाटर से, तुरंत रिएक्ट करता है, ठीक है। और क्लोरीन लग जाता है ना, और क्लोरीन एक गैस है, तो इन दोनों को मिलाते हो क्या बन जाता है, नमक बन जाता है, जबकि ये क्या सॉल्ट है ना, ये वाटर से जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, समझे कि नहीं, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो, बना क्या देखो, नया बना कि नहीं, एकदम NaCl, है ना, बिल्कुल अलग तुमको दिखेगा, समझे कि नहीं, Na अलग है, Cl अलग है, लेकिन तुमको जो बन के रेडी होगा वो बिल्कुल अलग दिखेगा, समझे कि नहीं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि नया सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए और उसके साथ साथ क्या होनी, प्रॉपर्टी उसकी
अलग अलग होनी चाहिए। अगर कोई पूछता है केमिकल चेंज क्या होता है तो ये चीज तुमको बतानी है। प्योर मैटर के टाइप, ठीक, जो प्योर सब्सटेंस है जो हमने सबसे पहली हेडिंग पढ़ी थी, ठीक, उसका हमने जो पढ़ा था उसमें टाइप करना है, ठीक जी, ठीक। पहला होगा एलिमेंट, ठीक। अब तुम लोग को जो 5 दिन की छुट्टी मिल देंगे, अगर कहीं घूमने न जाओ तो क्या करो, ये पीरियोडिक टेबल रट्टा मारो जितना हो सके बत्ता, समझे कि नहीं। कहे कि जब तुम लोग अभी स्कूल जाओगे तो स्कूल में अगला चैप्टर शुरू होगा, अभी तक स्कूल में 2-3 चैप्टर तो घसीटे होंगे, ठीक है। 10th में भी यही तरीके से करेंगे, है ना। मतलब तीसरा जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है ना, एटम्स और मॉलिक्यूल है, फिर एटम की स्ट्रक्चर, वहां से पीरियोडिक टेबल काम में आनी है, समझे कि नहीं। और तुम्हारे में भी चैप्टर नंबर 3 से काम आनी, समझे कि नहीं। तो 3 में दोनों काम आनी, तो पीरियोडिक टेबल की कम से कम नहीं तो 15-20 एलिमेंट याद होना चाहिए, समझो कि नहीं, उनके बारे में। हाँ वही तीसरा शुरू हुई। तो ई जितने एलिमेंट इधर दिख रहे हैं, ठीक, इधर हाइड्रोजन हीलियम ये सब इधर वाले, और ये इतने, समझे कि नहीं। और इधर के कुछ जो ये वाले जहाँ पर ऑक्सीजन वॉक्सीजन इधर बने, यहाँ से अतने, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं। इधर वाले छोड़ के अतने, समझे कि नहीं। कहा कि इनका एग्जाम में कभी कभी काम आ जाता है, समझे कि नहीं। कभी कभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं क्लास 10th में 4 नंबर का, ठीक है। और कभी कभी इसका जो है एटम्स का स्ट्रक्चर तोड़ना होता है, तो वो कभी इधर से पूछ लेंगे, इधर से 9th में पूछते हैं, समझे कि नहीं। तो पूछ लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल का पढ़ना है, रटना है, ठीक। इसके लिए वीडियो हम बना के देंगे, यानी यू चैप्टर खत्म होके ही होगी, यानी हम लोग कौन सा चैप्टर खत्म कर चुके हैं, अगले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये वो खत्म होगी, मान लो उनमें थोड़ा टाइम लगी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, समझे कि नहीं। तो मान लो कि 10 तारीख तक खत्म हो जाना है, तो उतना तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं पीरियोडिक टेबल वगैरह, समझे कि नहीं। तो को याद करना है, कोशिश करना, इसे याद करने में टाइम लगा, ठीक। कारण डॉक्टर बोला ना, एक सुबह एक शाम एक दोपहर, वही तरीके से 3 टाइम खुराक लेनी है पीरियोडिक टेबल की, समझे कि नहीं, सुबह शाम और दोपहर, ठीक है। एक सीरीज है जिसका नाम है कोटा सीरीज, कोटा सीरीज, जैसे कोटा एस्पिरेंट ऐसे कुछ करके है, नीट और जेई के एस्पिरेंट के लिए वह सीरीज बनाई गई है, ठीक है। तो मैं एक लड़की रहा जिसका नाम रहा था मुरनाल, मुनाल या मुनाल ऐसे करके कुछ नाम रहा था। तो वह डेली सुबह उठे के बाद और डेली शाम को सुबह से पहले पीरियोडिक टेबल रटा करता है डेली। तो एक दिन उनके घर पर एक उनके दोस्त आवा थे, तो जिस दरवाजा खोला तो रटा रटोता था, खोल नहीं ऊपर से बोल भी रही सारे केमिकल के नाम, सारे एलिमेंट्स के नाम, है ना। तो वही तरीके से कि अगर याद करे तो इसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में। और यू एक फ्लेक्स कर एक तरीका हो, तुमको यह बताइए, है ना। फ्लेक्स मतलब क्या होती, कोई सामने है, चलो पीरियोडिक टेबल सुनो, याद है हमका, याद है, सुना है, धड़ा खड़ा कर सारे एलिमेंट सुना दे 118 तक, धड़ाक से काम हो जाऊंगा, है ना। वहां इतना खतरनाक भूकाल मत जीना ना वहां, कि सब लोग तबाह हो गई है अचानक से, समझो कि नहीं। तो याद कर लो, फायदे में रही हो, समझो कि नहीं। रट्टा मारो, सिर्फ कुछ नहीं करना, रट्टा मारो भाई। 118 एलिमेंट तुमका याद करें कितने दिन लगे चाहिए, 118 तो लगी है ना, कि एक याद कर रहे हो डेली, है ना। कुछ तो है फ्लो से है, हाइड्रोजन हीलियम ऐसे करके, है ना। तो कुछ फ्लो में है, तो फ्लो में तुमको 10-15 याद हो जाएगी, समझो कि नहीं। बाकी है तो डेली सुबह शाम, एक दिन पहले क्या करो, एक दिन 1 से लेके 118 तक पढ़ो, समझो कि नहीं। एक दिन ऐसे याद करो, एक दिन उल्टा शुरू कर दो, समझो कि नहीं, 118 से पीछे बढ़ो, समझो कि नहीं। इमा 4 देखो वही है, एक इधर ऐसे बटा, एक ऐसे बटा, एक इधर का बटा, एक नीचे बटा है, समझो कि नहीं। 4 अलग तरीके से याद करो, समझो कि नहीं। हम वीडियो बना के ना तो समझ में आ जाए कैसे याद करना है। वो वही तरीके से एक डेली पकड़ो, याद करो, एक दिन में एक पूरा याद करो, मतलब रट डालो कि आंखें बंद करो तो मेरे दिमाग में सारे सारे एलिमेंट तुरंत खटाक से आ जाए, याद कर लो तो बहुत फायदा हो आगे चल के, समझो कि नहीं। तुरंत फटाफट सुना दे हो कोई का भी, है ना। तो याद करना है, के अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई की ट्रिक नहीं है कि ट्रिक याद करे, ट्रिक तो उसे हाही लीबी बकनो फनी ऐसे कुछ करके है, तो वो एलिमेंट से बैठाओ तो वो याद करना अजीब है। डायरेक्ट एलिमेंट याद करो, रट्टा मारो, समझो कि नहीं। तब है तुम लोग को पता चलेगा तुम्हारा मेमोरी पावर कितनी, समझे कि नहीं। तत्व और है कंपाउंड यानी यौगिक, ठीक। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़ चुके हैं ना ये चीज क्या होता है एलिमेंट्स और क्या होंगे ये चीज, है ना। तो एलिमेंट क्या होंगे तो देखो ध्यान से, एक साइंटिस्ट थे इनका नाम था रॉबर्ट बॉयल, ठीक, रॉबर्ट बॉयल, ठीक। तो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1661 में सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया था, ठीक। किस शब्द का, एलिमेंट यानी कि तत्व का सबसे पहले उन्होंने उपयोग किया था, ठीक। उसके बाद एंटोनी लॉरेंट और लवाइजिए, इन्होंने इस तत्व की परिभाषा दी कि क्या होता है, ठीक। तो किसने इसकी परिभाषा दी, ये याद रखना, सिंपल एक शब्द याद रखो, लॉरेंट याद रखो, ठीक है। लॉरेंट, इन्होंने इसकी क्या की, डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन, तत्व की डेफिनेशन दी, है ना, यानी परिभाषा दी। इसको हम हिंदी में लिख दें, ठीक।
परिभाषा नहीं क्या होता है ये बताया इन्होंने, समझे कि नहीं, इसकी डेफिनेशन इन्होंने दे दी। ठीक, तो इनके अनुसार तत्व क्या होता है। ठीक, तो इनके अनुसार तत्व जो होता है कि कोई भी ऐसा जो है पदार्थ, ठीक, कोई भी ऐसा एक पदार्थ यानी कि सब्सटेंस, ठीक, जिसको जो है हम और उसको सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं किया जा सकता, समझे कि नहीं, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम अलग ही ना कर सके, यानी अब वो एक है तो वो एक ही रहेगा, उसके अलावा और उसके पार्ट हम नहीं बना सकते हैं। समझ में आई कि नहीं बात क्या होता है ना। एलिमेंट क्या है कि जिसको हम और ज्यादा तोड़ ना सके, अलग नहीं कर सकते, समझे कि नहीं, अलग नहीं कर सकते। ठीक, एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक, मैग्नीशियम, ठीक, सोडियम, ऐसे, समझे कि नहीं, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट के एग्जाम्पल, समझे कि नहीं बात को। ठीक, इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कुछ होते हैं मेटल्स, ठीक, यानी धातु, कुछ होंगे अधातु यानी कि नॉन मेटल, ठीक, यानी कि अधातु, ठीक, और कुछ क्या हो जाएंगे उपधातु, ठीक, यानी मेटलॉइड्स, ठीक, ये हो जाएंगे। तो ये 3 तरीके के हमने इसको डिवाइड कर रखा है, समझ में आई कि नहीं बात। अब इनकी प्रॉपर्टी इसके नीचे ही लिखना, हम यहाँ ऊपर कर देते हैं, ठीक, इनकी प्रॉपर्टी नीचे ही कर लेना इसको, ठीक। अच्छा चलो इसको लास्ट में कर लेते हैं, हाँ लास्ट में करते हैं। ये हेडिंग लगाना, इसको छोड़ देना, इसको नीचे कर लेंगे, ठीक, इसको हेडिंग लगा के इसे छोड़ देना, इसको लास्ट में कर लेंगे, ठीक। धातु यानी मेटल क्या है, इसे पढ़ाना ना चाहिए लेकिन पढ़ लो, ठीक, मेटल, ठीक है, तो मेटल के बारे में इसमें दिया है, ठीक, कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, ये सब दिया है, तो थोड़ा बहुत समझ लो ताकि काम आ जाए, है ना। कई बार 9th में पूछ लेते हैं, 10th में तो पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक। तो मेटल जितने भी होते हैं ये साइन करते हैं, क्या करेंगे, साइन यानी कि चमकेंगे, है ना, इनमें चमक होती है, ठीक, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, है ना, तो ये सब चमकेंगे, ठीक। उसके साथ साथ ये हीट यानी ताप और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी ऐसी सिटी है जहां पे जा नहीं सकते इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो ये कंडक्ट करता है ना, यानी सुचालक होता है, यानी जितने भी मेटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है ना, हीट भी उसमें फ्लो कर सकता है, तो उसको हम मेटल बोलेंगे, ठीक। और क्या प्रॉपर्टी है कि इनको इनके अंदर तन्यता होती है यानी डक्टिलिटी होती है, याद रखना ये सब चीजें 10th में जब पढ़ाएंगे तो पूछेंगे, बता दे रहे हैं, ठीक, डक्टिलिटी यानी तन्यता, ठीक, डक्टिलिटी तन्यता मतलब तान सकते हो, खींच सकते हो, खींच के बड़े बड़े तारों में इसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके हम क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, समझे कि नहीं। तो ये होते हैं क्या, ये होते हैं मेटल्स, ठीक। उसके साथ साथ इनके अंदर से साउंड भी आती है, तो इनके अंदर होती है साउंडनेस, समझे कि नहीं, धात्विक, धात्विक ध्वनि, है ना, यानी जो ध्वनि किससे निकलेगी, धातु से निकलती, वो इसके अंदर होती है साउंडनेस, है ना, आवाज आएगी इनके, अगर इनको पीटोगे तो क्या आएगी, आवाज आएगी, ठीक। उसके साथ साथ इनके अंदर होती है अधात वर्धनीयता, इसको क्या बोलेंगे, मेलेबिलिटी, ठीक, मेलेबिलिटी, उसमें चैप्टर था नहीं, मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड एंड एसिड एंड बेस, ये सब था कि नहीं, तो वो भी, और क्लास 10th में एसिड एंड बेस भी पढ़ना है, समझे कि नहीं, इसीलिए हमने अर्थ में सब अच्छे से पढ़ा दिया था ताकि आगे जो है आसान पड़ी चीजें समझ में आए, मतलब अब पढ़ा तो याद आ रहा है कि यहाँ पढ़ा था, समझे कि नहीं, मेलेबिलिटी यानी कि अधात वर्धनीयता, ठीक है। तो ये चीज अधात वर्धनीयता का मतलब क्या है, इसको हम एक सीट के रूप में बना सकते हैं, सीट मतलब क्या होता है, चादर, ठीक, पीटोगे तो क्या बन जाएगा, एक चादर, जैसे लोहा है उसको पीट पीट के चादर बना देते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, ये सब मेटल की प्रॉपर्टी है। मेटल के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सोना, है ना, चांदी, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल, आयरन, है ना, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है, समझे कि नहीं। सोडियम, सोडियम क्या है, एक धातु है, मेटल है ना। पोटेशियम
ये सब क्या है, एग्जाम्पल। तो अगर कोई पूछे तो याद रखना है, समझे कि नहीं, कि मेटल क्या होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद अधातु, है ना। ये दो ही पॉइंट है इसमें, अधातु यानी कि नॉन मेटल। ठीक, तो नॉन मेटल क्या होंगे, तो नॉन मेटल क्या होंगे, इनमें कई सारे कलर होते हैं। ठीक, सिंपल सा है, इसका अपोजिट करोगे, ये चीज जो है इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, है ना, उल्टा हो जाएगा। अपोजिट जैसे कि इनमें चमक नहीं होती है, ये हीट और विद्युत के चालक नहीं होते हैं, कुचालक होंगे, यानी इसमें नहीं फ्लो कर पाएगा। ठीक है, इसमें डक्टिलिटी नहीं होती, साउंडनेस नहीं होती है, मेलेबिलिटी नहीं होती, बस हो गया। समझे कि नहीं, अपोजिट करना है बस सिर्फ, समझ में है कि नहीं। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल जैसे इसके हाइड्रोजन हो गया, ठीक, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ठीक, और जैसे कि आयोडीन, ठीक है, कार्बन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हो गए। समझ में है कि नहीं बात। ठीक, तो याद रखना है मेटल और नॉन मेटल के एग्जाम्पल क्या होंगे। ठीक, देखो कंपाउंड क्या होता है। ठीक, कंपाउंड होगा जब टू एंड मोर एलिमेंट्स, ठीक, आपस में रिएक्ट करके, रिएक्शन करके मिलेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंपाउंड बोल देंगे। ठीक, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कंपाउंड बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। दो या दो से अधिक, यू जो शब्द है ना, कक्षा 9-10 बहुत बार हुआ है ना। पहला जब पेपर पढ़ोगे क्लास 9 के, कम से कम 5 से 6 बार ये आएगा। ठीक है, तो कोई कुछ ना तो यहाँ लिख दो, दो या दो से अधिक तत्व बस है ना। तो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर रिएक्शन करते हैं, और जो मिलकर बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड कहेंगे। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे कंपाउंड के, जैसे कि पानी हो गया H2O, तो देखो एक इसमें है और ये, है ना, तो दो क्या है इसमें, एलिमेंट दिख रहे हैं कि नहीं, है ना। उसी की जगह पे ग्लूकोज हो गया, फॉर्मूला क्या याद होगा ना, O6। तो इसमें देखो, है ना, इसमें भी देखो दो एलिमेंट्स हैं, समझे कि नहीं, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, यौगिक का एग्जाम्पल है। H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये किसका एग्जाम्पल है, देखो ये भी यौगिक है ना, एक दो तीन, तीन इसमें एलिमेंट है। तो इस तरीके से जैसे HCl हो गया, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, है ना, इसी तरीके और तमाम हो जाएंगे ना, समझे कि नहीं। जिनमें देखो दो या दो से ज्यादा है तो वो क्या होंगे, वो कंपाउंड होंगे, समझे कि नहीं। तो इस शब्द से परेशान हो तो कंपाउंड क्या होते हैं याद रखना, जिनमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो, समझे कि नहीं, वो कंपाउंड हो जाएगा। समझ में कि नहीं बात, कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक, अब इनके कुछ फीचर है उनको ज्यादा समझ लो। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का ऐसे लिखते चले जाओ लाइन से इसके नीचे। ठीक, इसके नीचे क्या सबसे लास्ट में हेडिंग लगा देना बीच में, उसके में लिखना। ठीक, इनमें क्या होता है कि ये नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जब ये तत्व मिलेंगे ना तो इनमें क्या बनेगा, नया यौगिक बनेगा। नया यौगिक मतलब न्यू कंपाउंड, ठीक, न्यू कंपाउंड, ठीक, फॉर्म्ड, ठीक, बनता है। और क्या होगा, ठीक, इनका जो कंपोजिशन होगा, यानी संगठन, यानी जिससे मिलकर बने होंगे, ठीक, वो हमेशा क्या होगा, कंपोजिशन का परमानेंट होता है, ठीक, यानी स्थायी होगा, ठीक, स्टेबल या स्थायी। समझे कि जैसे हमने H2O पढ़ा तो इसमें 2:1 है, इसमें C12 ऐसे है कि ना 6, तो 6 कम 6 निवार 6 कम, यानी 1:2:1, तो ये इनका कंपोजिशन है, समझे कि नहीं। इसी तरीके से इसका तो ये कंपोजिशन होता है जो कि क्या होगा, फिक्स होगा। 9th का जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज हमको निकालना है, ये सब सीखेंगे। ठीक, वो नियम होते हैं वो पढ़ेंगे 2-4 ठो। ठीक, उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी होगी, जो नया कंपोजिशन मतलब जो नया पदार्थ में बनेगा, ठीक, न्यू कंपाउंड जो बना है, ठीक, उसकी जो प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी है क्या होंगी, बिल्कुल चेंज होंगी या डिफरेंट होंगी। ठीक, किससे डिफरेंट होगी, जिससे मिलके बना हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पानी बनाया, पानी किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, समझे कि नहीं। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, लेकिन जो बन गया वो क्या बना है, लिक्विड बना है, समझे कि नहीं। तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल अलग हो गई जिससे बना है। ठीक, तो प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी जिससे मिलकर बना हुआ है। समझ में आई कि नहीं बात। उसके साथ साथ इनको हम फिजिकल एंड केमिकल मेथड से, ठीक, सेपरेट कर सकते हैं, है ना। यानी हम चाहें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग
कर सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस एक मेथड होता है जिसकी सहायता से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो अलग अलग तरीके से हम हाइड्रोजन को, मतलब जो पानी है, पानी में H2 और O2 दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, समझे कि नहीं। तो वो एक क्या है, केमिकल मेथड है। इस तरह फिजिकल मेथड भी हो सकता है, समझे कि नहीं। फिजिकल मेथड जैसे आग टेम्परेचर बढ़ा देना, ठीक, ये सब चीजें, तो वो करके हम कंपाउंड को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड हो गया, समझ में आएगी नहीं बात। तो ये कंपाउंड हो गया, ठीक। बस दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म, चैप्टर नंबर 2। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 कल से शुरू करेंगे।